Warm and heartiest welcome to all of you dear students to today's chemistry class in this EduSat educational channel. Today we are going to discuss the most important and exciting topic in inorganic chemistry. तो आज का शाम inorganic के नाम and the topic is metals and the principle of isolation of metals. क्या है मेटल, कैसे रहते हैं मेटल, किसी रूप से रहते हैं मेटल और मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्शन करेंगे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बैठ जाइए, निकालिए अपना अपना कॉपी पेन और लिखते जाइए, समझते जाइए जो मैं कहने जा रहा हूँ. तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, व्हाट आर मेटल्स. उससे पहले थोड़ा देख लीजिए आज क्या क्या हमारा चर्चा होने वाला है. मेटल्स, मेटलर्जी, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर. नेचर में मेटल किसी रूप से रहते हैं, कितने प्रकार से रहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे. मिनरल्स और ओर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, द डिफरेंट प्रोसेसेस. आज कुछ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे. अगली क्लास में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा. ठीक है, तो बताइए व्हाट आर मेटल्स. यू नो, इन द पीरियडिक टेबल, you see in the periodic table there are 118 elements have been discovered till date. आसपास 118 के आसपास. and out of 118 elements, you know 80% elements are metals. लगभग 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 80% elements are metals. If you divide the periodic table into 4 blocks, we have divided the periodic table into 4 blocks. S block on left hand side, वो तो पूरी की पूरी मेटल है, सारे के सारे मेटल उसी ब्लॉक में समा गए हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को छोड़ दो. और बीच में डी ब्लॉक, वो तो सारे के सारे मेटल्स ही हैं. और जो नीचे पीरियडिक टेबल के नीचे मेन बॉडी ऑफ पीरियडिक टेबल से जो अलग है लांथानाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो भी तो सारे मेटल्स ही हैं. और इतना ही नहीं, पी ब्लॉक एलिमेंट जिसे ज्यादातर नॉन मेटल्स ही रहते हैं, उनके जो निचले पीरियड्स है ना, 6th और 7th पीरियड से, वहां भी मेटल बसे हुए हैं. तो बताओ, हर जगह में मेटल है, इसीलिए 80% एलिमेंट्स आर मेटल्स. क्या आप बता सकते हैं प्रकृति ने, भगवान ने क्यों इतने सारे एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट को मेटल के रूप में बनाया है? जरूर उसका कोई इंपॉर्टेंट और गहरा एप्लीकेशंस होगा. आप सब जानते हैं मेटल, इट्स रोल in developing our society, in our day-to-day life, the applications of metal. अगर मैं कहना शुरू करूं तो ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा. In our biological system, you see hemoglobin, myoglobin, iron is present in form of ferrous iron. Sodium ion, potassium ion, calcium, magnesium, these metal ions play vital role in our body. In a biological system, we are surviving because of these metals. They play vital role. That is why it is very, very necessary, very, very important to study about metals. So what are the metal properties of metals? How will you know these are the metals? They are all solids, okay, except mercury. They have luster, shining surface, good conductor of heat and electricity, you already know, and they are malleable and ductile. Means you can make them into thin sheets. On heating and hammering, we can convert them into thin sheets. And also we can draw wires. That is called ductility property or ductile property. Metals are sonorous. Means on heating, they produce typical sound, right? And metal oxides at low oxidation state, metal oxides at low oxidation states are basic. ये रहा मेटल की चरित्र. लेकिन मेटल क्यों है? Why they are metals? Why some are non-metals? Why some are metalloids? उसका पीछे कहानी क्या है? क्या कमियां है उनके पास में और इसके पास में? Remember 3 important properties.
जिसके वजह से ये सारे मेटल्स हुए हैं। व्हाट आर दो थ्री प्रॉपर्टीज? लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, ये वैल्यू कम या ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, और हुआ भी। तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने सारी मेटल्स है ना दुनिया में, जितने सारी मेटल्स है, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी वेरी लो। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू will decide whether that element will be metal or non-metal, right? Very very important point. Where the metals exist, in which form, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेगा हमको, ये बड़ी चुनौती है। You see, all the metals, you just listen to me, all the metals, they are found in nature in two forms, in two states. One is a free state, uncombined state, native state, free state. किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, वो बिल्कुल बिंदास फ्री, कोई कंपाउंड फॉर्म कुछ नहीं करते, आराम से रहते हैं। दूसरा, कंपाउंड फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। कंपाउंड फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये फ्री, ये बाबा है, बाबा, और ये अपना संसार करके बैठा है। फ्री स्टेट में कौन कौन मेटल्स रहते हैं? कौन कौन मेटल्स रहते हैं? नोबल मेटल्स। रिमेंबर, नोबल मेटल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स? Because like noble gases, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, like noble gases, they do not combine with any acids, any alkalis, any oxidizing agent, any reducing agent, no water, no air, nothing. किसी के साथ वो कभी रिएक्ट करते ही नहीं, कोई बॉन्ड्स बनाते नहीं। So that is why, like noble gases, these metals also inert. So they never make compounds in ordinary conditions. So that is why they exist in free state. Remember the metals, they are also called as coinage metals. उसी मेटल से हम कॉइन बनाते हैं। राजा महाराजों के जमाने में तो उसी मेटल से वो कॉइन बनाते थे। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, रोडियम, इरिडियम, ये सारी मेटल्स, उनको उसी टाइम पे केमिस्ट्री पता था कि कौन सा मेटल रस्टिंग होगा, कोरोजन होगा, कौन नहीं होगा। अच्छा खासा केमिस्ट्री उनको उसी टाइम से मालूम था। ठीक है, कंबाइंड स्टेट मींस कंपाउंड फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये तीन फॉर्म हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, सल्फ्यूराइज्ड फॉर्म और हालाइड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म देखो, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में तुम्हारा द metals can exist in form of oxides, carbonates, nitrates, sulfates, silicates. One important thing remember, my dear students, अच्छी तरह से समझ लेना, कोई भी मेटल नाइट्रेट ओर में एग्जिस्ट नहीं करता है। नो मेटल कैन एग्जिस्ट as nitrate ores, because almost all nitrate compounds are वाटर सॉल्युबल। अगर वो वाटर सॉल्युबल हैं, अर्थ क्रस्ट में कैसे रहेंगे? बारिश होता है, पानी आता है, तो डिजोल्व हो जाएगा। इसलिए नाइट्रेट की ओर्स नहीं मिलते, बट दे आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ओके, योर हेमाटाइट Fe2O3, बॉक्साइट Al2O3, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, कैल्शियम कार्बोनेट, योर ओर ऑफ कैल्शियम, and calamine, zinc ore. These are all oxidized form. Another is sulfurated form of ores. Some ores are also existing in form of, there are sulfides, disulfides, pyrites. Okay, so these are sulfurated forms, sulfates, sulfides, thiosulfides. These are sulfurated form. And or some ores also exist in form of their halides, like silver chloride, we know it is horn silver, and your calcium fluoride known as fluorspar. There are some, these are the halogenated compounds of or halogenated ores of metal, right? Next, let us discuss about mineral. What is mineral? Before going to mineral, let me discuss about metallurgy. What is metallurgy? What is metallurgy? Metallurgy is a branch of chemistry or engineering. Engineering students भी पढ़ते हैं metallurgy.
It is a branch of a science which deals with the study of extraction, principles of extraction of a metal from different ores. Different ores से हमको metal कैसे हम निकालेंगे, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, उसको स्टडी करना, ये है मेटालर्जी। इतना ही नहीं, तो आर्ट ऑफ मेकिंग अलॉयज, मेटल मिला के हम कुछ अलॉयज बनाएंगे, जैसे ब्रास, ब्रोंज, स्टील वगैरह वगैरह। क्या है उसका केमिस्ट्री, क्या है कंपोजिशन, कैसा कंपोजिशन होना चाहिए ताकि अच्छा खासा तुम्हारा अलॉय बन सकता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटलर्जी, ठीक है। देन यू सी माइनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट। ये सारे जो ओर्स है, जितने सारे मिनरल्स है, उसको कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट these minerals or ores from earth crust is called as mining. Now let us discuss what are minerals. Very very important. Minerals means naturally occurring, जो प्रकृति में है, naturally occurring metals, 2 or more metals इकट्ठा रहते, homogeneous solid, or their compounds in homogeneous state, in solid state, and they cannot be physically separated. Naturally occurring metals, 2 or more metals, or their compounds in homogeneous state, in solid state, is called as mineral. For example, copper has many minerals like cuprous oxide, Cu2O, Cu2S, copper pyrite, CuFeS2. Likewise, so many minerals are there for different metals. Okay. Ores. What is ore? Ore is that mineral. Ore is that mineral from which metals can be extracted profitably, commercially, economically, cheaply and conveniently. सस्ता हो, सरल प्रोसेस हो और फायदेमंद भी हो। जिस मिनरल से हमको मेटल मिलेगा उसको हम ओर कहेंगे। So ore is the mineral, ore is a mineral. देखिए कोई आदमी चोर हो गया, तो चोर तो एक आदमी है, क्या सारे आदमी चोर है क्या? ऐसा नहीं है ना। So all ores are minerals. All ores are minerals. एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहां से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, तुम्हारा मिनरल से रहा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड, कॉपर पाइराइट, दीज आर ऑल मिनरल्स। लेकिन देखो ये रहा तुम्हारा मिनरल, बट दिस वन इज योर ओर। इसका मतलब all ores are minerals, but all minerals cannot be ores. आई बात समझ में? सारे की सारी ओर्स मिनरल्स हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स कभी और नहीं हो सकते हैं। You can take beautiful example from this. Next, let me give you some beautiful examples. Remember this one, रटा मार लेना यार। ये जो और का नेम है, कंपोजिशन है, उसको रटा मार लेना। मैं जानता हूँ आपका बहुत ही तगड़ा ब्रेन है, आप इतने फिल्म स्टार का नाम याद रख लेते हैं, इतना कोई भी कठिन गाना भी हो चुटकी से आप याद रख लेते हैं। थोड़ा सा आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए थोड़ा सा मेहनत करो, रटा मार लो। एल्यूमिनियम देखो, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फॉर्मूला कंपोजिशन, ये बार बार पूछता है एग्जामिनेशन में, ये सवाल आते हैं और आते रहेंगे। कॉपर पाइराइट, अभी मैंने लिखा CuFeS2, मालाचाइट, ये पूछा भी जा चुका है, मालाचाइट, कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आजुराइट, copper carbonate twice of a copper hydroxide and cuprite Cu2O. Iron, hematite, oxide ore, Fe2O3, magnetite, Fe3O4, limonite, Fe2O3.3H2O. सिल्वर, हॉर्न सिल्वर क्लोराइड अभी मैंने कहा, और तुम्हारा रहा सिल्वर ग्लांस, जहां पे ग्लांस लगेगा ना, मान लो वो सल्फाइड हो रही है, Ag2S, टीन स्टोन, SnO2, लेड है, एक ही और है, गैलन है, उसके बारे में आज तक खूब चर्चा करें, ढेर चर्चा करेंगे। आपका दिमाग तो मैं पागल करने वाला हूं, इंतजार कीजिए। मैंगनीज, पाइरोलोसाइट, MnO2, जिंक ब्लेंडे, ZnS,
आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा उसका स्ट्रक्चर, कालामीन, जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड, सोडियम, रॉक सॉल्ट, NaCl, चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट, बोरैक्स जिसको टिंकल कहते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, and potassium, carnallite KCl MgCl2 6H2O and nitrogen potassium nitrate, right? So these are the important ores of some metals I have discussed. Now the some important ores of remaining elements. पोटेशियम मैंने बोल दिया कि कार्नालाइट, KCl MgCl2 हेक्साहाइड्रेट, नाइटर, पोटेशियम नाइट्रेट. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. रिमेंबर डोलोमाइट इज आल्सो ओर ऑफ बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कार्नालाइट, KCl MgCl2, so it is ore of both potassium and magnesium. Specially in addition to these two, dolomite and carnallite, another is Epsom salt. Epsom salt, magnesium chloride, hexahydrate, and magnesite, magnesium carbonate, right? Calcium, again the dolomite, calcium carbonate, magnesium carbonate. Gypsum, calcium sulfate, dihydrate. Calcite, calcium carbonate. These are available in medicine stores in name of calcite. You can also know chalk, marble, limestone, they are all composition is same, calcium carbonate. आप लोग सब जानते होंगे. And limonite, calcium carbonate. Also asbestos, calcium silicate and magnesium silicate. Another is mercury, cinnabar, that is mercuric sulfide. So let us discuss some metallurgical terms. जो टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे, ये इसकी लैंग्वेज है, सो इसीलिए उसको जानना बेहद जरूरी है. सो व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, जानना बहुत इंपॉर्टेंट. आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं. सो पहला है गैंग और मैट्रिक्स. आपने नाम सुना गैंग, कोई अच्छा आदमी के गैंग होते हैं क्या? डॉक्टर्स गैंग कभी सुना होगा, कभी सुने हो क्या? साइंटिस्ट का गैंग, गैंग ये वो गैंग है, ये गैंग GNGUE. और मैट्रिक्स वही काम है जो गंदा काम करते हैं. दैट इज द इम्प्यूरिटीज, द ओर्थलेस मैटर, द अनवांटेड इम्प्यूरिटीज, अनवांटेड ओर्थलेस इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड एज गैंग और मैट्रिक्स. ठीक, कोई जरूरत नहीं है लेकिन वो उसमें मौजूद है, प्रेजेंट है, इसलिए उनको गैंग कहते हैं. They can be of two types. Acidic gang, you know, the oxides of non-metals are mostly acidic. So silicon dioxide, phosphorus pentoxide are the common gang, common matrix present in all types of ores naturally. Basic gang, metal oxide in low oxidation state like calcium oxide, magnesium oxide, calcium carbonate, they are all basic gang. Neutral gang is aluminum oxide, calcium chloride, they are neutral. Flux, what is flux? एक कहावत है, to catch a thief you have to set a thief. एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरे चोर की सहायता की आवश्यकता है. तो यहां पे देखो, ये गैंग जो मैट्रिक्स है ना, उसको निकालने के लिए ओर से हमको बाहर से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस डालना पड़ेगा. जो बाहर से हम डालते हैं, एक्सटर्नली एडेड केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच विल केमिकली कंबाइन विद द गैंग और मैट्रिक्स एंड रिमूव द, उसको निकालने के लिए हम उसको डालते हैं. वही गैंग डालते हैं, हम वही चीज डालते हैं. अगर वो पहले से ही प्रेजेंट है उसको गैंग कहते हैं. अगर हमने उनको डाला, जानबूझकर डाला, उसको फ्लक्स कहते हैं. फर्क इतना ही है, वो पहले से ही प्रेजेंट है और ये डाला गया है. ठीक है. सो फ्लक्स इज द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज एडेड दैट टू द ओर that will chemically combine with your gang or matrix and remove it. Remember important thing.
to remove the acidic gang, you have to add basic flux, and to remove the basic gang, you have to add acidic flux. So there will be acid base combination, right? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं. देखिए, सो यू हैव गैंग, सपोज कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हारा गैंग है. सो टू रिमूव दिस गैंग यू हैव टू ऐड फ्लक्स. सो दिस इज added externally and you have to add acidic flux. ठीक है. When gang chemical combines with flux, it forms a fusible product that is called slag. So many times this has been asked in the examinations. What is a slag? What is a flux? What is a gang? Remember, gang has a high melting point. वो जाने वाला नहीं है इतना आसान से. वो फ्लक्स भी उससे भी कम नहीं है, वो भी नहीं जाएगा. लेकिन दोनों को जब आप मिलाओगे, हीट करोगे, तो दोनों केमिकल कंबाइन करके ये बनाएंगे स्लाग. इट इज इजीली फ्यूजेबल. ये बहुत आसान से मेल्ट हो जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं फ्यूजिबल प्रोडक्ट. सो दिस इज कॉल्ड फ्यूजिबल प्रोडक्ट. रिमेंबर, if this is not fusible, if you combine them, they will be easily fusible product. You see, this is calcium silicate, your slag. If you have silicon dioxide present as gang, and you add suppose calcium oxide, suppose your phosphorus pentoxide, gang, you add calcium oxide, it will form your calcium phosphate as slag. So these are the slag. So now are you clear? आई बात समझ में? गैंग किसको कहते हैं, फ्लक्स किसको कहते हैं, और स्लग किसको कहते हैं? शायद ये बात आप लोगों की पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा. नेक्स्ट, मेटालर्जिकल ऑपरेशंस. क्या है प्रोसीजर, कैसे हम निकालेंगे वो जो ओर है, जो बल्कि साइज, आफ्टर माइनिंग द ओर वी आर गेटिंग और वेरी वेरी बल्कि साइज, बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर जैसा, उसके अंदर में मेटल है, कैसे निकालेंगे? क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है? इसको कहते हैं मेटालर्जिकल ऑपरेशंस. फर्स्ट ऑपरेशन इज योर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. नेक्स्ट, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, देखो, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मीन्स द बल्की ओर वी आर गेटिंग आफ्टर माइनिंग, नाउ पुट इनटू योर क्रशर्स, जॉ क्रशर्स. आप देखे होंगे रास्ते में इधर उधर छोटा छोटा स्टोन क्रशर्स है. क्रशर क्या करती है? इट ब्रेक्स द बल्की ओर इनटू स्मॉल चिप्स. Then there is another mill called ball mill or stamp mill. They just break it down into powder form. That is called pulverization, conversion of chips. सुनते जाइए मेरे बात ध्यान से. चिप्स टू पाउडर फॉर्म इज कॉल्ड एज पल्वराइजेशन. टोटल ऑपरेशन जी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. बिल्कुल पाउडर कर दिया, बल्कि ओर को पाउडर कर दिया. मीन्स उसमें जो भी ओर है वो भी पाउडर हो गया, और जितने सारी गैंग्स है वो भी पाउडर हो गया, मिलके पाउडरी फॉर्म. कन्वर्सन ऑफ दिस पाउडरी फॉर्म इज कॉल्ड पल्वराइजेशन. राइट. नाउ सेकंड स्टेप इज जी, उसमें तो सारी मैला कचरा सब भरा हुआ है, उसको तो निकालना पड़ेगा. सो नेक्स्ट स्टेप इज जी ड्रेसिंग और कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. ड्रेसिंग और कंसेंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर. अब वक्त आ गया है ओर को प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा. उसे जितने कचड़े हैं, मैला है, उसको सब निकालना पड़ेगा. मतलब जितने गैंग से आज फार आज पॉसिबल प्रैक्टिकेबल हम उसको निकालेंगे, ताकि जो ओर है उसको हम कंसेंट्रेट करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, और उसके बाद में उसको हम एक्सट्रैक्शन के लिए भेज देंगे. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड ड्रेसिंग ऑफ ओर, और कंसेंट्रेशन मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर. कैसे प्यूरिफिकेशन करेंगे? देयर आर 6 different methods that depends upon nature of ore, nature of impurity. impurity कैसा है, और कैसा है, उसी तरह उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा. देखो, नंबर 1 हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, अनदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन, केमिकल मेथड, that is your leaching. 6 different methods. Let us discuss one by one. हैंड पिकिंग, नाम जैसा
काम ऐसा है। हैंड पिकिंग मीन्स हाथों से निकालना। हम कैसे हाथों से निकालेंगे? जब दिखाई देगा, मीन्स ओर और इम्प्योरिटी के साइज अगर बड़े बड़े हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये रहा भाई और ये रहा इम्प्योरिटी। अगर इफ यू कैन डिटेक्ट, distinguish which is ore, which is impurity by size, by shape, then just ऐसे हम एक एक करके हाथों से निकाल सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब इंडस्ट्री की बात है ना, कितने लोगों को हम लगाएंगे कि हाथों से निकालो, उसको प्यूरिफाई करो, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। आफ्टर हैंड पिकिंग मेथड ऑफ concentrating the pulverized ore, second method is your gravity separation। नाम है ग्रेविटी, मीन्स किसी चीज के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की इफेक्ट होती है, दैट इज द डेंसिटी डिफरेंस। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन ओर एंड इम्प्योरिटी। दैट इज somebody has a higher density and somebody has lower density. The ores must have higher density and the impurities must have a lower density. So because of a density difference, if you give them running water treatment, पानी में उसको अगर डालोगे तो क्या होगा? Impurity being lighter, they will float on the surface, they will come to the surface, ठीक है? Ore being heavier, it will settle down in the bottom. Just remove the, उसको निकाल दीजिए। लेकिन in industry, how this is done? This is done by special separator, that is your wheel flow table, specially designed table like this. It is inclined table, it has special arrangement, and also hydraulic classifier where the pulverized ores are uniformly spread over the table and a running water is allowed to flow over the ore. And impurity being lighter, they will start floating on the surface and will be carried away by the running water, while the ore being heavier will settle down and will be arrested by the small humps or ridges. In this way, you can separate the heavier ores from lighter impurities. Remember, heavier ore, lighter impurity, then they can be separated by gravity separation. And more importantly, what type of ores can be separated by this method? Remember, oxides, carbonate, hydrated ores only. Oxides, carbonate and hydrated ores can only be separated by this gravitation method. Okay. Next is your magnetic separation. By using magnet or magnetical force, we can separate the either ore or impurity. Means between ore and impurity, someone has to be magnetic or someone have to have magnetic character. One must be magnetic, another must be non-magnetic. और मैग्नेटिक हो सकती है या इम्प्योरिटी, दोनों में से किसी एक को मैग्नेटिक होना जरूरी है, ठीक है। देन बाय यूजिंग ए मैग्नेट यू कैन extract, you can take out the magnetic components from non-magnetic components. How this is done in industry? There is a machine called magnetic separator. Have a look how it looks and how it works. There is a magnetic separator and it has two rollers. Here it is a roller, this is non-magnetic, this is a magnetic roller, this is a magnetic. Here you have a receiver like rice mill you must have seen, and here is a belt, conveyor belt, it is moving on these two wheels in this direction. Now when you pour the pulverized ore, the pulverized ores move in this direction, and when they reaches near this magnetic roller, जब ये सारी आंखें यहाँ पे पहुँचते हैं तो because of that magnetic attraction, the magnetic components they stick to the belt,
and non-magnetic components they fly away, दूर से जाके वो गिरते हैं. So this is your non-magnetic, and the magnetic components are sticking to the belt, and when they move away from the belt, there is no magnetic attraction here, so they are just falling down below this magnetic roller, and they form another heap. So this is your magnetic component. Magnetic component. It can be either ore or impurity. आई बात समझ में? So this is the beauty of separation of ore from impurity by using magnetic separator. So this is your magnetic separator, and using, you will be happy or surprised to know who are the ores are being benefited by this method, or they are being purified by this method. Yes, chromite, the oxide or ore of chromium, it is magnetic. So automatically it will be collected below the magnet, and it is separated from non-magnetic siliceous impurities. They will be deposited far away from the magnetic roller. Number one, chromium ore is purified by this method. Another wolframite, ferrous tungstate, wolframite, it is magnetic component, and the chief impurity present in wolframite is your tin stone. It is non-magnetic. So non-magnetic will be deposited at little bit away from the magnetic roller. So in this way, wolframite and chromite ores are purified or concentrated. Another important is फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. बड़ी दिलचस्प कहानी है, हिला कर रख देगा आपको. सुनिए, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जहां ये तीनों मेथड काम नहीं कर सकते हैं, ना हैंड पिकिंग मेथड, ना ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ना कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. कुछ सल्फाइड ओर्स, रिमेंबर सल्फाइड ओर्स, they cannot be separated by any of these methods. They are only separated by फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, आइए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के पीछे जो कहानियां हैं, गजब की कहानियां हैं, मैं आपको सुनाता हूं. ठीक है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, भयंकर कहानी है. सुनते जाइए क्या कहानी है, कैसे हम उसको सेपरेट करते हैं. सल्फाइड ओर्स, रिमेंबर सल्फाइड ओर्स. This is your tank, iron tank. It is fitted with a large number of tires to admit air, to admit blast of airs. हवा भरने के लिए टायर्स है. You take the pulverized ores. These are sulfide ores. Put them in water. So these are ores, sulfide ores. And you add water, make it suspension. So ore plus water, make it suspension, because remember the sulfide ores are not weighted by water. वाटर से वो कभी गीला नहीं होंगे. ठीक है. Then you add frother. What are the frothers? Pine oil or eucalyptus oil, कोई भी ऑयल डाल दो. फ्रोथर. Then you add number 2. Then you add after a frother, you keep on adding your stabilizer. What are the stabilizer you have to add? Your stabilizer is your aniline or cresol. Third one is your collector. And in the collector you have to add sodium ethyl xanthate. Or some fatty acids. And then keep on. Next you add some activators
और डिप्रेशंट्स। डिप्रेशंट्स, क्या कहानी है इसके पीछे, क्या राज है इसके पीछे, बताता हूं। देखिए, ये रहा सल्फाइड ओर्स। यू नो सल्फाइड ओर्स आर नॉट वेटेड बाय वाटर। देखिए, मैंने तीनों सल्फाइड ओर लिया, तीनों सल्फाइड ओर लिया। जैसे कि पीबीएस, मान लो ये रहा पीबीएस, ये रहा तुम्हारा पीबीएस, ये रहा पीबीएस, ये रहा जिंक सल्फाइड। ध्यान से सुनना मेरी बात, गजब की कहानी है ये। और ये रहा तुम्हारा, और मान लो कि आयरन डाइसल्फाइड, ये तीनों और मान लो इकट्ठा प्रेजेंट है। हमने क्या डाला, हमने पानी। पानी उसको टच नहीं करेगा, दूर भागेगा, ठीक है, पानी दूर भागेगा, वो दूर से रहेगा। ऑयल डाल दिया, पाइन ऑयल। पाइन ऑयल विल स्टिक, सो पाइन ऑयल उसके सरफेस में चिपक जाएगा। पाइन ऑयल, बिकॉज दे आर वेटेड बाई ऑयल, पाइन ऑयल कैन ऑल्सो पेनिट्रेट, पाइन ऑयल कैन ऑल्सो पेनिट्रेट into their surface. So next is, next you add collector. Collector means it is your sodium ethyl xanthate और xanthic acid और some fatty acid। ये रहा हाइड्रोफोबिक, दिस इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पानी से दूर रहेगा, ये पानी तो हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक पानी से अलग करके रखा है। तो जब आप डालोगे सोडियम इथाइल जांथेट, उसके पास बड़ा सा लंबा चेन है, लंबा चेन हाइड्रोफोबिक चेन है। वो क्या करेगा, उसके ऊपर में एक फिल्म बनाएगा। बिकॉज यू सी दैट इज ऑर्गेनिक, दिस ऑयल इज ऑर्गेनिक, दिस इज ऑयल, इट विल मेक ए बबल। आपने कितने बबल बनाए होंगे च्युइंगम से, बिग बबल वो बनाएगा। वो जो बबल है ना, वो बबल बनाएगा, वो बबल, दिस इज बबल। And this bubble is हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स इसके अंदर में ये इतना जहर भर लेगा कि वो पानी से तो पहले दूर था, अब पानी से भागेगा, पानी से वो भागेगा। तो इतना ही नहीं करेगा, वो जितना बबल बनाएगा उसका कांटेक्ट एंगल बढ़ जाएगा। सो कांटेक्ट एंगल फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, कांटेक्ट एंगल इंक्रीजेस। सो क्या होगा उससे, इट विल कम टू द सरफेस, उसको धकेल के ऊपर तक ले आएगा, धकेल के ऊपर तक ले आएगा। सो ऑल द सल्फाइड ओर्स इन फॉर्म ऑफ बबल्स, दे विल कम टू द सरफेस, in form of bubbles, like your lead sulfide and your ferrous sulfide, आयरन डाइसल्फाइड और जिंक सल्फाइड, सारी की सारी सल्फाइड बबल होकर ऊपर आ गए। तो उसी टाइम पे हम डाल देंगे स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करेगा ना, उनका जो हाइड्रोफोबिसिटी उनको स्टेबलाइज कर देगा। सो स्टेबलाइजर विल स्टेबलाइज दिस बबल्स ऑन द सरफेस, ठीक है। सो इन दिस वे, और उसमें उसी टाइम पे हमको डालना पड़ेगा एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर का काम क्या है, मान लो सारे के सारे सल्फाइड ओर्स ऊपर आ गए, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ लेड सल्फाइड। ये रहा हमारा मेहमान है, ये हीरो है, इसके साथ साथ ये दोनों भी उठ के ऊपर आ गए। हम कहें भाई तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो, तुम जाओ भाड़े में जाओ, तुम नीचे जाओ, तुमको जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमको ये चाहिए। इसीलिए हमको डालना पड़ेगा एक्टिवेटर डिप्रेशन। ये क्या करेगा, उनको डिप्रेस करके उनके साथ केमिकल बॉन्ड बना के रिएक्शन करके कंपाउंड बना के उनको नीचे की ओर से धकेल देगा। तुम जाओ भाड़े में, तुम जाओ, डूब मरो, ठीक है। तो उनको वो डुबा के मार देगा। कैसे, देखो जिंक सल्फाइड, वेरी इंटरेस्टिंग, सोडियम साइनाइड हमने डाल दिया। इसको बचाने के लिए ये बड़ा वीआईपी वाला है, ये किसी सीएम की बेटा है, उसको हम बचाना है, उसको ऊपर लाना है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड, सोडियम साइनाइड तो डाल दिया, क्या हुआ, सोडियम, देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ जिंक साइनाइड, ये उसको सॉल्युबल सॉल्ट करके नीचे धकेल दिया बस। और ऊपर में सिर्फ और सिर्फ रह गया लेड सल्फाइड, जिसको हम स्कीम्ड अप करेंगे और धीरे धीरे निकाल के फेज वाइज निकाल के उसको अलग रखेंगे। इन दिस वे योर सल्फाइड ओर्स आर बीइंग प्यूरिफाइड और कंसंट्रेटेड। आई बात समझ में? शायद ये सारी की सारी पूरी कहानी मैंने बता दिया। स्टेबलाइजर का क्या रोल है, कलेक्टर का क्या रोल है, एक्टिवेटर का क्या रोल है, ये तो बड़ी गजब की चीज है एंट्रेंस के लिए और सीएचई से बोलो आप लोगों के लिए तो
ये जैसे क्या कहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, शायद ये सारी बात आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन, नाम सुनते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन, मान लो कोई भी और अगर चार्ज है, उसके पास चार्ज होने का गुण है, तो उसको चार्ज कर दीजिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए। मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो गया तो उसको पॉजिटिव चार्ज फील्ड में रख दीजिए। सारी की सारी जितने ओर है, ओर इंप्योरिटी, मान लो ओर तुम्हारा चार्ज्ड पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दीजिए, तो वो चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा उनके ऊपर, वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज बन गए। सपोज मान लो पॉजिटिव चार्ज बन गए, देन you take all these whole materials and place them in or bring some positive charge electrode, means a anode to them. So because of repulsion, similar charge will repel, that anode will repel all these positive charged ores, and the non-charged particle, neutral particle will remain as such, they will be separated. So this is called electrostatic concentration. Now last method of concentration is your leaching method, means it is a chemical method, 100% पक्का guarantee आपको pure मिलने वाला है, and by this method bauxite ores are purified. This method is mostly used for purification of bauxite ores. What is leaching method? Let's have a discussion. देखो, मान लो आपके साथ जो आपके पास शुगर है ना, चीनी, उसमें कुछ रेत सैंड मिल गया, बाई चांस किसी की कारण से वो दोनों मिक्स हो गए। सपोज योर शुगर इज योर ओर, हम कैसे उसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कोई ग्रेविटी सेपरेशन नहीं होगा, ये सब काम नहीं देगा, कोई मैग्नेट पर कुछ काम नहीं देगा। क्या करेंगे? वी हैव टू सिलेक्ट ए सुइटेबल केमिकल सब्सटेंस व्हिच विल ओनली डिजॉल्व और ओनली रिएक्ट विथ वन ऑफ द कंपोनेंट। पानी डाल दिया, sugar goes into water, form soluble solution. That solution, it is dissolved, but sand will not be soluble. Then do the filtration. This is the procedure. Then do the filtration, and from that solution, that is filtrate, by some physical method or some chemical method, we can recover that dissolved component. This is called leaching. So here bauxite ores are purified by this chemical method, and you see there are three different methods. One is Bayer's method, leaching in aluminum, that is purified by leaching process. There are three types of leaching, and it depends upon nature of impurity. If ferrous oxide or ferric oxide is the main impurity, then Bayer's process is followed. If Hall's process is to be followed, then if ferric oxide and silicon dioxide, if they are main impurities, and if silicon dioxide is the main impurity, then Serpek's process, Bayer's process, Hall's process, Serpek's process. Now I am going to tell you about Bayer's process. Just ध्यान दीजिए, ये छोटी सी कहानी है। बेयर्स प्रोसेस कैसे लीचिंग होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये रहा तुम्हारा impure ore Al2O3 dot 2H2O, means it is impure bauxite. Impure bauxite. You add sodium hydroxide solution 45%. I am not going to balance the equation, just telling you the process. Then it will form sodium, it will form a complex like this tetrahydroxo, sodium tetrahydroxo aluminate, right? So this is soluble, means the ore, the only ore goes into the solution in form of a sodium salt, and you adjust the pH, by passing carbon dioxide, because carbon dioxide is acidic. pH is adjusted by carbon dioxide. The moment pH is adjusted, you will see aluminum hydroxide start precipitating, and with the sodium hydroxide it remains in solution. Now separate or filtrate, and you will get
LOH aluminum hydroxide, and after collecting this aluminum hydroxide, you just heat it or ignite it strongly, you will get pure alumina. This is your pure alumina. There is no question of any impurity. So this is one of the method. मैंने कहा कुछ केमिकल सिलेक्ट करेंगे जो selectively it will dissolve the ore and leave as such the impurity, and from that solution by following suitable method we will recover the dissolved ore, and that ore you will finally get must be in purest form. शायद ये बात आप लोगों की पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. नाउ कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर, जो बार बार पूछा जा चुका है और इसी साल भी आने वाला है. व्हिच वन इज ऑन ओर ऑफ अ कपर? व्हिच वन इज ऑन ओर ऑफ अ कपर? इसलिए मैंने कहा था पहले कुछ मेटल्स का मैंने लिस्ट कर दिया है, नाम भी दिया, किताब में भी है, और जो ओर का नाम मैंने दिया उसको रट्टा मार लेना. बस रट्टा मार लेना, कोई उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. जो जितने भी तरीके आप भी अपना सकते, कोई बात नहीं. कितने निमोनिक सी, कितने ट्रिक सी, आप अपने लेवल पे उसको आप लगा सकते हैं. हेमाटाइट, चाल्कोपाइराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट. व्हिच वन इज द ओर ऑफ कॉपर? यू नो हेमाटाइट इज ore of iron. Chalcopyrite, yes, chalcopyrite. Dolomite, you know, it is the ore of calcium. Bauxite is ore of aluminum. Obviously, it is chalcopyrite. The impurity present in ore is called as dash. आज मैंने गला फाड़ फाड़ के पहले से बता रहा हूँ. आज मैं वही बता रहा हूँ कि जो impurity, जो worthless matter present in all ores are called as gangue or matrix. So second answer is your matrix or gangue. What is formed when gangue reacts with the flux? Gangue is infusible, high melting point. Flux is infusible, high melting point. When they combine, they form fusible product. Easily, that product melt easily. That is called slag. कई बार भी पूछा जा चुका है. Give some examples of slag. Calcium oxide, silicon dioxide, calcium silicate. Calcium oxide, phosphorus pentoxide, calcium phosphate. Ferrous oxide, so many times it has been asked, ferrous oxide and calcium, ferrous oxide and silicon dioxide. You see, ferrous oxide and silicon dioxide, what is formed? If this is your gangue, मान लो ये गैंग है, और this is your flux, what will be the slag? So it is a ferrous silicate. It is a ferrous silicate, right? So this is the slag. So many times this has been asked, calcium silicate, calcium phosphate, or ferrous silicate. Very, very important, remember. Sulfide ores are concentrated by Froth flotation method, right? Calamine is the ore of dash, zinc. Which one of the following is ore of potassium? क्रायोलाइट अल्यूमिनियम का ओर है. कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2. बॉक्साइट डोलोमाइट. पोटासियम का कौन है इनमें से ओर? ऑब्वियसली कार्नालाइट, पोटासियम का और मैग्नीशियम का भी. ठीक है. नेक्स्ट इज इंपोर्टेंट ओर ऑफ आयरन इज डोलोमाइट, अजुराइट, हेमाटाइट, क्रायोलाइट. इट इज हेमाटाइट. हेमाटाइट Fe2O3. नेम टू अलॉयज ऑफ कॉपर. कॉपर का दो अलॉय का नाम बताइए. एक तो ब्रास, कॉपर और जिंक. ब्रोंज, कॉपर और टीन. ऐसे ही कुछ अलॉय का नाम भी याद कर लेना. डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनरल एंड ओर पहले से ही बता चुका हूं. मिनरल इज नेचुरली अकरिंग metals or their compounds, two or more metals or two or more metal their compounds in solid form having uniform composition. That is a mineral. Ore is the mineral from which metal can be extracted profitably, commercially, economically and conveniently or cheaply, called as ore. All ores are minerals, but all minerals are not ores. What is flux? When gangue, what is flux?
It is a chemical substance to be added externally to the gangue to remove it. The flux is the chemical substance that reacts chemically with the gangue and remove it as or in form of a slag, the fusible product. What is slag? First, when gangue reacts with the chemically reacts with the flux, the fusible product, ये word लिखना बहुत important है, fusible product. इसीलिए तो हम उसको मिलाते हैं ना, इसीलिए तो उसको डालते हैं ना. Fusible product formed when gangue reacts with the flux chemically, and that easily moltenable mass is called as slag, right? Distinguish between flux and slag. Slag is the product. It is the product, fusible product, having low melting point. But flux is the externally added chemical substance. It can be acidic, or it can be basic, or it can be neutral. Name one important ore of aluminium. Name one important ore of aluminium and give its composition. You can write Al2O3.2H2O or cryolite, right? So, I hope you must have enjoyed a lot today's class. I am sure आपको अच्छा खासा ज्ञान भी मिला होगा और मुझे पूरा उम्मीद है जो भी सारे सवाल इसी चैप्टर से आने वाले हैं कोई परेशान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों के लिए उसको ठीक ढंग से आंसर देने में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगेन थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.